Good afternoon, students. So today we are going to start our continuing topic, that is how organism cope up with stressful condition. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से अलग अलग वेज के थ्रू कोप अप करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है स्ट्रेसफुल कंडीशन लॉन्ग ड्यूरेशन की मीन्स ऐसी कंडीशन जिसके साथ ऑर्गेनिज्म को डेली ही कोप अप करना है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन की है, बहुत लंबी है, तो उसके साथ वो कैसे डील करता है। इट मीन्स थ्रू आउट लाइफ के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा आता है कि जो कंडीशंस होती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की, स्ट्रेसफुल कंडीशन जो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मान लो 1 मंथ के लिए ऐसी कंडीशन है, 2 मंथ के लिए है, या 5 मंथ्स के लिए है, या 6 मंथ के लिए है, तो उससे वो कैसे कोप अप करेगा। काफी सारे ऑर्गेनिज्म तो रहते ही ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां पे स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है थ्रू आउट ईयर, तो उनके पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो वहां पे सरवाइव कर सकें। तो लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उनसे कैसे कोप अप करते हैं। और उसमें आपको मैंने 3 मेथड्स बताए थे कि 3 मेथड्स के थ्रू वो करेंगे। फर्स्ट मेथड वाज रेगुलेशन, सेकंड वाज कंफर्म, थर्ड वाज सेमी कंफर्मेशन। मेन फर्स्ट में ऐसा था कि जो ऑर्गेनिज्म है, और वो भी कौन से, बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिज्म है मैमल्स एंड बर्ड्स कि जिन्होंने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इस तरह से कांस्टेंट कर लिया है कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म जो कंडीशंस हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता उनके ऊपर, तो उन्होंने होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लिया है। तो कुछ भी बाहर चेंज आता रहे, उनके अंदर की जो भी कंपोजिशन है, टेम्परेचर है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बर्ड्स और मैमल्स में जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन हो चुका है ड्यूरिंग इवोल्यूशन। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगे हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं इसको मेंटेन होने में, होम्योस्टेसिस को। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कंफर्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कंफॉर्मर्स ही होते हैं, 99% हम मानते हैं कंफॉर्मर्स हैं, जो अपने इंटरनल जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो आपको बता दिया था क्यों नहीं मेंटेन, हमने कहा था कि वो रेगुलेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है कि जो रेगुलेट करना, आपकी इंटरनल कंपोजिशन को रेगुलेट करना, वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेनिज्म है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, और हर ऑर्गेनिज्म इतनी ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन जो है इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं कर सकता। तो हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव सेपरेट सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेट। तो उस वजह से क्या होता है उनमें ये जो उनमें फ्लो होता है ब्लड का, उसकी वजह से उनमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो जो भी एनर्जी, जो भी ऑक्सीजन मिलती है टिश्यूज को, वो प्योर फॉर्म में होती है, और प्योर फॉर्म में होती है तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन भी फास्ट करती है। तो इसीलिए सारे नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस को, या टेम्परेचर को मेंटेन करना, या एनर्जी की फॉर्मेशन करना, सारी बातें करें तो ये दो के ऊपर डिपेंड करती है, एक सरफेस एरिया एंड एज कंपेयर टू वॉल्यूम। दोनों चीजों को, वॉल्यूम कितनी है, सरफेस एरिया कितना है, उसके कंपैरिजन में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बर्ड भी है, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, तो वो ज्यादा देर तक रेगुलेट नहीं कर पाएगा। रेगुलेट करेगा, उनको सेमी कन्फर्मर्स कहते हैं, जो कि थोड़ी देर तक रेगुलेट कर पाते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं बॉडी की, जैसे उनकी वॉल्यूम कम होती है, उसकी वजह से कुछ टाइम बाद वो भी, उनकी बॉडी में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तो थे आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो कंडीशंस हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन, उनसे कैसे कोप अप करेगा। तो इसमें 2 मैकेनिज्म है, फर्स्ट वन इज माइग्रेट एंड सेकेंड इज सस्पेंड। दोनों का मीनिंग क्या है? अगर आपने किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से कोप अप करना है तो या तो माइग्रेट कर जाओ, माइग्रेट वहां से मूव कर जाओ आप,
जहां पे वो प्रॉब्लम जो है वहां से आप मूव कर जाओ। जब वो दोबारा से स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाएगी, दोबारा से आप वहां पे आ जाओ। तो ऑर्गेनिज्म टेम्परेली मूव कर जाते हैं फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन एरियाज टू नॉर्मल एरियाज या मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। हॉस्पिटेबल होता है जहां पे उनके अकॉर्डिंग सारी जो है टेम्परेचर या एनवायरमेंट की कंडीशन हो, उनको कहते हैं हॉस्पिटेबल एरियाज। तो वो कहाँ से स्ट्रेसफुल कंडीशन वाले एरियाज से हॉस्पिटेबल एरियाज में मूव कर जाते हैं। तो दैट वन इज नोन एज माइग्रेशन, और ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है शॉर्ट ड्यूरेशन की स्ट्रेसफुल कंडीशन को पास करने का। आप सभी ने देखा होगा, आप लोग भी माइग्रेट करते हैं। अब जैसे समर होती है, अब तो नहीं जा पाए, अब तो रीजन सेपरेट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, समर में बहुत सारे लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, क्योंकि प्लेन्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां से वो हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, लाइक शिमला है, कुल्लू है, मनाली, यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो हॉस्पिटेबल है, वहां पे कंडीशंस अच्छी हैं, टेम्परेचर अच्छा है, तो आप वहां मूव कर जाते हो, फिर आप वापिस आ जाते हो। मीन्स आप अपने आप को नॉर्मल करने के लिए चाहते हो कि कुछ दिन आप नॉर्मल रह पाए, अच्छी कंडीशंस में रह पाए। तो इसी को क्या कहते हैं कि आपने जो मूवमेंट की वो क्या किया, आपने माइग्रेट कर गए आप, क्योंकि आपके वहां स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, आप वहां चले गए। इन द सेम वे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अगर आप कभी भी डिस्कवरी चैनल आप देखते होंगे तो वहां पे आप देखें कि कितने सारे वाइल्ड बीस्ट का सभी ने देखा होगा, मैं ये श्योर हूँ कि एक एपिसोड आता है वाइल्ड बीस्ट का, जहां वो हजारों के नंबर्स में एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो वहां से वो माइग्रेट कर जाते हैं, जहां पे नॉर्मल कंडीशंस है वहां पे चले जाते हैं, और फिर जब दोबारा से उनके नेचुरल हैबिटेट की कंडीशन ठीक हो जाती है तो वापस आ जाते हैं। तो वो लार्ज स्केल पे होता है माइग्रेशन, जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे बेशक वो मैमल ही हो, चाहे वो बर्ड हो, लेकिन अगर चाहे उनमें होम्योस्टेसिस मेंटेन है, तो इट इज अ लेस एनर्जी कंज्यूमिंग वे, इट इज अ बेटर वे टू अवॉइड सच स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो हमारे यहाँ पे भी आपने सभी ने नाम सुना होगा माइग्रेशन। आपको बता देती हूँ कि क्या होता है माइग्रेशन। दैट इज टेम्परेरी मूवमेंट फ्रॉम एरिया हैविंग stressful condition to more hospitable areas। एंड और याद रखना है, ऐसा नहीं कि वहीं रह जाएंगे वो, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है, फॉर द टाइम वो गए हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। जब यहाँ पे मान लो यहाँ से गए थे और इस एरिया में चले गए, तो मूवमेंट के बाद कुछ टाइम 5 to 6 मंथ मान लो यहाँ पे रहे, लेकिन जब यहाँ पे सारी कंडीशन नॉर्मल आ गई तो ये दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो दैट इज नोन एज माइग्रेशन। तो आप सभी ने जो है कोलेडो नेशनल पार्क जो है इंडिया का सुना होगा, कोलेडो नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये, राजस्थान भरतपुर। आपने भरतपुर जो सेंचुरी सुनी है वो इसी के अंडर आती है, इस नेशनल पार्क के अंदर। भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है वो इसी पार्क कोलेडो नेशनल पार्क के अंडर ही आती है। तो आप सभी को पता होगा कि वहां एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ साइबेरियन क्रेन्स जो कि बर्ड्स हैं, वो कोल्ड नॉर्दर्न कंट्रीज से जो है माइग्रेट करके यहाँ तक आते हैं और यहाँ बहुत ड्यूरेशन तक रहते हैं। जब वहां पे नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है तो फिर दोबारा से वहां पे रिटर्न चले जाते हैं। तो क्या है, ये लार्ज स्केल पे माइग्रेशन होती है बर्ड्स की। तो ज्यादातर साइबेरिया से आती हैं, ये जितनी भी कोल्ड नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वहां से ये जो बर्ड्स हैं, क्रेन्स हैं, ये मास माइग्रेशन करते हैं बहुत लार्ज नंबर्स में इंडिया की तरफ, या बाकी कंट्रीज हम कहें, या मोस्टली इंडिया में ही इस तरह का हैबिटेट होता है कि जब वहां पे ज्यादा ठंड होती है तो यहाँ पे ज्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है माइग्रेशन, शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील करने का। ठीक है, ये तो था माइग्रेशन। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, सस्पेंशन।
अब बात करते हैं सस्पेंड। सस्पेंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए होल्ड, कोई आगे काम नहीं, हम कहते हैं ना सस्पेंड हो गया, कोई भी सस्पेंड होने का मतलब होगा अब वो उससे रिलेटेड कोई काम नहीं करेगा, अब बस वो थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन पे है, होल्ड पे, दैट इज नोन एज सस्पेंशन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जब भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल कंडीशन आती हैं वो अपनी सारी एक्टिविटी को होल्ड कर लेते हैं, रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वो स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी, और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो दोबारा से उन ही एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये किस किस ऑर्गेनिज्म में सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है? बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, और वो ऑर्गेनिज्म जो बड़े भी हैं कुछ लेकिन वो माइग्रेट नहीं कर सकते, उनमें भी हमें इस तरह का सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो देखते हैं तीनों किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। आप सभी को पता होगा कि जो प्लांट्स हैं उनमें भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और अगर हम छोटे की बात करें क्योंकि हम लोअर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो लोअर प्लांट्स में वो क्या कर देते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स बना देते हैं, जो कि क्या करते हैं इस कंडीशन, मान लो फंजाई है तो फंजाई में थिक वॉल स्पोर्स बन जाते हैं जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन को पास कर सकते हैं, और यही बैक्टीरिया में भी होता है। तो वो किस तरह से पास करते हैं, दे फॉर्म थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर्स। तो ये रेजिस्टेंट स्पोर्स जो है इन अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कर सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म जब भी नॉर्मल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर्स, इनमें जो भी डिवीजन है या जर्मिनेशन है, जो भी मैकेनिज्म है वो कंटिन्यू हो जाते हैं। अब हायर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स कैसे करते हैं जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो। हायर प्लांट्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सीड्स की और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हमने जो है 11th क्लास में देखा था, राइजोम है, रनर है, सकर है, अंडरग्राउंड स्टेम है, बहुत सारे बल्ब है, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन ये कर देते हैं और सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किस तरह से करेंगे, बाय फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो जो सीड है, आप सभी को पता है सीड की इंपॉर्टेंस ही क्या है, क्योंकि सीड जो है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। सीड में क्या होती है, डॉर्मेंसी। सीड बनने के बाद जो सीड है उसमें से धीरे धीरे वाटर का कंटेंट है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल आपको लगता है ड्राई स्ट्रक्चर लगता है एक। तो उससे क्या होता है, जब उसमें वाटर का अमाउंट बिल्कुल कम होता है तो उसके ऊपर जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो इफेक्ट शो ही नहीं कर पाती, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल तक आप रख सकते हो सीड को, अगर आप रखना चाहो। जब भी नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल हैबिटेट की बात करें, हम ये आर्टिफिशियल कंडीशन नहीं बात करेंगे, अगर हम नॉर्मल हैबिटेट की बात करें कि एक प्लांट था उसके सीड बने तो वहीं पे गिर गए होंगे या कहीं दूर गिरे होंगे, कुछ टाइम बाद एनवायरमेंट में वो क्या हो गए, ड्राई हो गए। ड्राई होने के बाद वो काफी कंडीशन तक, जब तक हार्श कंडीशन रही वो जर्मिनेट उन्होंने नहीं किया, जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आई, मॉइस्चर हुआ, थोड़ी सी उनको शेड मिली, तो वहां पे उन्होंने जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पास करने में उन स्ट्रेसफुल कंडीशन को हेल्प करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट माना जाता है सीड का। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, हमें पता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बहुत तरह के होते हैं, लीव्स को भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहा जा सकता है, स्टेम को भी कहा जा सकता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं प्लांट के उनको भी कहा जा सकता है। तो उनमें भी क्या होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, लाइक राइजोम, हमने जिंजर का जो है इसका ऑनियन का देखा था, ज्यादातर जो ये जिंजर वगैरह का है ये काफी ड्यूरेशन तक रहते हैं सॉइल के अंदर ही, और ये उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हायर प्लांट्स में भी मैकेनिज्म होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन को, कौन सी, शॉर्ट ड्यूरेशन की स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब लास्ट आ गया हमारे पास कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है माइग्रेट नहीं कर सकता, वो बड़ा है बट वो माइग्रेट नहीं कर सकता, तो क्या उसके पास कोई और मेथड है?
जैसे कि अब हम बात करें कि पोलर बियर है, वो माइग्रेट नहीं कर सकते। तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो वो किस तरह से उस कंडीशन को पास कर सकते हैं, आप सभी को ही पता होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के पास दो मैकेनिज्म होते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या है? हाइबरनेशन जिसे हम कहते हैं विंटर स्लीप। विंटर स्लीप किसमें होती है? ये पोलर बियर्स में। ड्यूरिंग एक्सट्रीम जब स्नोफॉल होता है, वहां पे काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्नोफॉल होता रहता है, तो ये अराउंड 6 मंथ्स के लिए जो है हाइबरनेट हो जाते हैं किसी केव के अंदर। और उससे पहले ये बहुत सारा खाना खाते हैं, काफी सारा फैट इंक्रीज कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं और 6 मंथ बाद ही बाहर निकल के आते हैं, जब तक इनकी बॉडी जो इनकी जो है स्टोर्ड फूड है उसी को यूज करती रहती है। तो जब नॉर्मल कंडीशन आती है फिर ये उस केव से बाहर आ जाते हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन जिसको हम कहते हैं समर स्लीप। बहुत सारी स्नेल्स हैं, बहुत सारी फिशेस हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं। ये सब ये शो करते हैं समर स्लीप, क्योंकि समर इनके लिए एक हार्श कंडीशन है। तो उस ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं, ये भी जो है जो हॉस्पिटेबल एरिया है, जो भी इनको लगता है ऐसा एनवायरनमेंट, वहां पे चले जाते हैं जहां से ये बच पाए। तो उसको कहते हैं समर स्लीप। जैसे आपने एम्फीबियंस को कभी नहीं देखा होगा समर के सीजन में, तो कहाँ होते हैं वो? तो वो इस तरह के एरियाज में होते हैं जहां वो वेल प्रोटेक्टेड रहें, जहां उनके लिए अच्छी कंडीशन हो, और इनएक्टिविटी के पीरियड में चले जाते हैं, इनएक्टिव रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखें, नहीं तो बेटा आप रिमूव कर दिए जाएंगे। आप सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे स्नेल, फिशेस, एम्फीबियंस, ये सभी के सभी जो है समर जो है स्लीप उसमें चले जाते हैं, इनएक्टिविटी के पीरियड में चले जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है दोबारा से उसी तरह का मेटाबॉलिज्म इनमें स्टार्ट हो जाता है। लास्ट एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है जो कौन शो करता है, जो जू प्लैंकटन होते हैं पॉन्ड्स में, लेक्स में, वो भी मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उनमें क्या होता है, डायापॉज। बहुत बार एग्जाम में आता है ये डायापॉज। डायापोज क्या है? जो कुछ ऐसे जू प्लैंकटन है। जू प्लैंकटन किसे कहा जाता है बेटा? ये वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं किसी भी एक्वेटिक बॉडी में जो एल्गी को खाते हैं। ये कोई लार्वा भी हो सकता है, किसी मॉस्किटो का, या किसी और ऑर्गेनिज्म का लार्वा भी हो सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जू प्लैंकटन के अंडर आते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें भी माइग्रेशन नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी जो भी डेवलपमेंट की जिस भी स्टेज पे ये होते हैं, ये उसको वहां पे ही होल्ड कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टेज में जहां पे भी इनकी डेवलपमेंट चल रही होगी वहीं पे इसको होल्ड कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायापोज। दे सस्पेंड देयर डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, एंड दैट वन, इन्हीं के लिए स्पेशल नाम दिया गया है डायापोज। और कौन करता है ये? लेक्स और पॉन्ड्स में जो जूप्लैंक्टन होते हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपनी जो भी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उनको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। मान लो कोई लार्वा है, वो किसी स्टेज में पहुंचा था, तो वो वहीं होल्ड हो जाएगा। जब फेवरेबल आएगी तब उसके आगे की फॉर्म जो है वो कंटिन्यू होगी। तो ये तो था बेटा आपका सेकंड टॉपिक आज का, कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की और शॉर्ट ड्यूरेशन की स्ट्रेसफुल कंडीशन को पास करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, अडेप्टेशंस। मैम मीटिंग का कितना टाइम बचा है?
मैम 10-12 मिनट्स रिमेनिंग। 10 to 12 मैम आप नेक्स्ट मीटिंग मैम स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरा जो टॉपिक होगा वो कंटिन्यूड हो जाएगा एक नया उसमें। ओके मैम। बेटा सेम लिंक से ज्वाइन कर लेंगे सभी बच्चे।